उनके पास, क्योंकि हथियार बनाना बंद कर दिया था सरकार ने, हथियारों का उत्पादन कम कर दिया था। उनके पास हथियार नहीं है। जंगलों में, नेफा में बांस होता है, बांस काट काट कर सैनिकों से वो लड़े और इसलिए सबसे ज्यादा संख्या में वीर गति को प्राप्त हुए। माने सैनिकों ने साहस दिखाया, सैनिकों ने पराक्रम दिखाया 1948 में भी, 1962 में भी। लेकिन सरकार ने और राजाओं ने कमजोरी दिखाई, ढीलापन दिखाया, जीता हुआ इलाका हिंदुस्तान से गया। और यही कहानी 1971 में दोहराई गई। बांग्लादेश बना, जब आप जानते हैं तो कहानी यही हुई। पाकिस्तान की तरफ से भारत में इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ, घुसपैठ शुरू हुई और जानबूझकर पाकिस्तान ने भारत में पाकिस्तानियों को घुसाना शुरू किया। बंगाल में संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, बंगाल में समस्या खड़ी हो गई। जैसे आज आसाम में है, एक जमाने में वो समस्या बंगाल में हुआ करती थी। पाकिस्तानी घुसपैठिए घुसते रहते थे और वहां के गांव में जाके कब्जा करते रहते थे। गांव की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो जाती थी, भारतवासी माइनॉरिटी में आ जाते थे, पाकिस्तानी मेजॉरिटी में आ जाते थे। उस समस्या को समाधान करने के लिए पाकिस्तान पे हमला हुआ, या माफ करिए उल्टा मैंने कहा, पाकिस्तान ने हम पे हमला किया तो हमने जवाब में पाकिस्तान को उसका उत्तर दिया। और उत्तर दिया 16 दिन के अंदर पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। आपको मालूम है उस समय पाकिस्तानी सेना में कुल 2 लाख सैनिक थे, उनमें से 94,000 सैनिक भारत के कब्जे में थे। माने आधी पाकिस्तानी सेना भारत के सैनिकों के कब्जे में थी। माने भारत के सैनिकों के पराक्रम का अंदाजा लगाइए कि युद्ध शुरू होने के 15वें दिन में पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। जो पाकिस्तानी सेना अमेरिका के दम पर हमला कर रही थी, क्योंकि अमेरिका ने भरपूर मदद दी थी पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में, वो पाकिस्तानी सेना परास्त हुई, सरेंडर किया, 94,000 सैनिक हमारे कब्जे में आए। उस समय पाकिस्तान हमारे चरणों में बैठा था, घुटनों में बैठा था। हम चाहते तो परमानेंट सेटलमेंट पाकिस्तान के साथ कर सकते थे, परमानेंट सेटलमेंट हो सकता था। जो डिक्टेशन हम देते, जो कंडीशन हम लगाते, पाकिस्तान मजबूर था हमारी हर कंडीशन को मानने के लिए, हमारी हर डिक्टेशन को फॉलो करने के लिए। लेकिन फिर राजा ने कमजोरी दिखाई, सैनिकों ने पराक्रम दिखाया, शूरवीरता दिखाई। पाकिस्तान का बहुत बड़ा इलाका भारत के कब्जे में, पाकिस्तान की आधी सेना भारत के कब्जे में। भारत का राजा थोड़ा साहसी और थोड़ा पराक्रमी अगर होता तो पाकिस्तान को परमानेंट सेटलमेंट करने के लिए मजबूर कर देता। हमने नहीं किया। 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों को पहले तो बिरयानी खिलाई, रसगुल्ले खिलाए, मिठाइयां खिलाई उनको। उनका जो भोजन जाता था ना, मेनू देख के मुझे आग लगती। जब 94,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की सेना के कब्जे में थे, उनका जो मेनू डिसाइड हुआ, अच्छी से अच्छा गोश्त, अच्छी से अच्छी बिरयानी, अच्छी से अच्छी मिठाइयां पाकिस्तानी सैनिकों के लिए जाती थी। और भारतीय सैनिक टुकुर टुकुर आंखों से देखते थे कि इन्हीं पर हमने कब्जा किया, इन्हीं को हराया। वो हमारे घर में मेहमान की तरह से, जैसे किसी घर में दामाद की पूजा होती है, वैसे पाकिस्तानी सैनिकों को रखा। बाद में सबको छोड़ दिया बिना किसी कंडीशन के और बिना किसी डिक्टेशन के, और वो छूट गए। उसके बाद फिर हिम्मत बढ़ी, और वो हिम्मत बढ़ते बढ़ते आज हुई कि जो पाकिस्तानी सेना आधी रह गई थी, अब वो भारत की आधी है। 6-7 लाख सैनिक हैं अब उनके पास, और वही पराक्रम और दुस्साहस वो लगातार अपना दिखाते रहते हैं, और भारत को परेशान करने के लिए आतंकवादियों की फौज इस देश में आती रहती है। तो राजा अगर पराक्रमी नहीं है, साहसी नहीं है, थोड़ा भी साहस में कमी कर देता है, पराक्रम में कमी कर देता है, उसका भुगतान पूरे देश की जनता को करना पड़ता है। तो राजा का पराक्रमी होना बहुत जरूरी है, साहसी होना बहुत जरूरी है, समझ वाला होना बहुत जरूरी है, और दूरदर्शी होना और भी जरूरी है। श्री राम भरत से कहते हैं कि राजा का चौथा सबसे बड़ा गुण है कि उसको दूरदर्शी होना चाहिए। दूरदर्शी होना चाहिए माने 40 साल के बाद क्या हो जाएगा, 50 साल के बाद क्या हो जाएगा, 100 साल के बाद क्या हो जाएगा, ये उसको अभी पता होना चाहिए, दिखना चाहिए। ऐसा राजा होना चाहिए। मतलब क्या है, अगले 50 साल में यूरोप किस दिशा में जाएगा, अगले 50 साल में अमेरिका क्या कर जाएगा, अगले 50 साल में दुनिया की नीतियां किस दिशा में जाएंगी, और हमको फिर कैसी नीतियां बनानी चाहिए, उतनी दूरदर्शिता हमको होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश के राजाओं का यह है कि ऐसी 1% भी दूरदर्शिता उनमें दिखाई नहीं देती।
मैं एक उदाहरण से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। सारी दुनिया में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन की नीतियां पूरी तरह से फेल हो गई हैं, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। अमेरिका और यूरोप ने एक व्यवस्था बनाई थी, कर्जा लो और अपना जीवन चलाओ। वो हमारे यहाँ एक चारवाक हुए ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। ये चारवाक की जो थी उक्ति थी या उनका जो फिलॉसफी थी। हिंदुस्तान ने तो कभी चारवाक को स्वीकार किया नहीं, मारपीट के उनको भगा दिया। चारवाक यहां से तो चले गए, माने उनकी फिलॉसफी चली गई। अमेरिका ने उसी को स्वीकार किया, यूरोप ने उसी को स्वीकार किया। पूरी व्यवस्था को कर्ज आधारित उन्होंने बनाया, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कर्ज आधारित बना, और कर्ज देना और कर्ज लेना उनकी व्यवस्था को चलाने का मुख्य अंग बना। बैंकों को कहा गया पिछले 20-25 साल अंधाधुंध कर्जे बांटो, किसी की हैसियत नहीं है वापस करने की तो भी बांटो। किसी की हैसियत है $10,000 कर्ज की, उसको $50,000 दे दो। किसी की $50,000 की, उसको $1,00,000 दे दो। जिसकी $1,00,000 की, उसको $10,00,000 दे दो। जिसकी $10,00,000 की, 1 करोड़ दे दो। इस तरीके से कर्ज बांटे गए। कर्ज बांटते 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 बैंकों की एक दिन स्थिति ये आई कि वापस चाहिए वो कर्ज का पैसा। तो लोगों ने हाथ उठा दिए कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो कर्जा उन्होंने लिया उसमें से बहुत सारा खर्च हो गया, उनके पास कुछ बचा नहीं। यूरोप और अमेरिका और भारत में जो सबसे बड़ा अंतर है, जेनेटिक डीएनए का अंतर है। हम 100 रुपए कमाते हैं तो 90 रुपए बचाते हैं, और अमेरिकन लोग 100 रुपए कमाते हैं तो 110 खर्च करने की जुगाड़ में रहते हैं। वो $100 कमाएंगे, $110 खर्च करने का बजट बनाएंगे। हम 100 रुपए कमाएंगे, 90 रुपए बचाएंगे। हमारा डीएनए ऐसा है कि हम बचत करने वाले। उनके यहाँ बचत मूर्खता की बात मानी जाती है, खर्चा खर्चा खर्चा, बचत नहीं। तो कोलैप्स कर गया सिस्टम। बैंकें कब तक कर्ज दे सकती हैं? एक ही लिमिट, वो लिमिट क्रॉस हो गई, बैंकें डूब गई। आपको मालूम है 36 बैंकें अमेरिका में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, ANZ, वुडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, लेमन ब्रदर्स, जो दुनिया के सबसे बड़े नाम होते थे, आज वो भिखारी हैं, कटोरा लेके खड़े। पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया, और ग्लोबलाइजेशन पूरा इसी पर चल रहा था। अब दूरदर्शी राजा होता है तो वो क्या करता है? दूरदर्शी राजा होता है तो वो कहता है, अरे पड़ोसी के घर में आग लगी है, वो आग कहीं हमारे घर तक ना आ जाए, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी करता है। और जिस कारण से पड़ोसी के घर में आग लगी है, वो कारण कहीं हमारे देश में ना पैदा हो जाए, उसके लिए रास्ता बदलता है, ढूंढता है। हमारे राजा बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं, ना रास्ता, ना नया रास्ता ढूंढ रहे। अमेरिका बर्बाद हो गया ग्लोबलाइजेशन में, यूरोप बर्बाद हो गया ग्लोबलाइजेशन में। वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं अपना सिर कि हम तो डूब गए, अंधी गली में आके खड़े हो गए। हमारे यहाँ अभी भी ग्लोबलाइजेशन का ढोल पीटा जा रहा है, और हिंदुस्तान में भी वही आदत बनाने की कोशिश की जा रही है। कर्जा दो, कर्जा दो, खर्चा बढ़ाओ, कर्जा दो, खर्चा बढ़ाओ। आपको मालूम है हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेल जो अचानक रातों रात बढ़ी, वो बैंकों के कर्ज के कारण। हमने अंधाधुंध कर्ज बांटा तो लोगों ने मोटरसाइकिलें खरीदना शुरू किया, अंधाधुंध कर्ज बांटा तो कारें खरीदना शुरू किया। कर्जे से कारें खरीदी है, कर्जे से मोटरसाइकिल खरीदी है, कर्जे से रेफ्रिजरेटर खरीदे हैं, कर्जे से माइक्रोवेव ओवन खरीदे हैं। घर की सारी शानो शौकत कर्जे पर टिकी हुई है। जिस कर्जे में डूब चुके हैं यूरोप वाले और अमेरिका वाले, उसी कर्जे में हमको फंसा। और सरकार क्या कहती है? बिना कर्ज की किश्त को, माने बिना कर्जे की चलन को बढ़ाए हुए आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो ग्लोबलाइजेशन में जिस पॉलिसी से वो डूबे हैं, वो पॉलिसी हमारे यहां पूरी ताकत से चल रही है। और इतना ही नहीं है, यूरोप और अमेरिका ने क्या किया, एक इकोनॉमी का मॉडल बनाया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। जो भी करना है एक्सपोर्ट के लिए करना है। क्यों? इंटरनल कंजम्पशन के लिए लोग ही नहीं है, जनसंख्या बहुत कम है, देश बहुत छोटे हैं। हमारे तो एक एक जिले से भी छोटे देश हैं दुनिया में। 1-1 करोड़ की आबादी के दुनिया में 100 से ज्यादा देश है, उससे भी कम आबादी के। तो कम जनसंख्या होने के कारण इंटरनल कंजम्पशन, आंतरिक उपभोग बहुत कम होता है। तो उनके पास इकोनॉमी का एक ही मॉडल हो सकता है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तो उन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाई, और डेवलपमेंट उनका उसी आधार पर चला। हमने भी वही नकल शुरू कर दी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड।